स्टूडेंट्स, मैं उमेश वर्मा आपके चहेते चैनल सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के अध्ययन की श्रृंखला में आज उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान के विषय में संक्षिप्त चर्चा को लेकर के प्रस्तुत हैं। तो आइए देखिए राजस्थान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में थोड़ी सी बात हो जाए। 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों तथा नीमराणा ठिकाने का विलय होकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और धौलपुर के उस समय के तत्कालीन जो शासक थे महाराणा उदयभान सिंह राज प्रमुख बनाए गए और राजधानी बनाई गई अलवर। तत्पश्चात 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा का विलय होकर के पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण हुआ और राज प्रमुख बने भीम सिंह और राजधानी बनाई गई कोटा। तत्पश्चात 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत का भी विलय हुआ और इस प्रकार अब संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह बनाए गए और राजधानी बनाई गई उदयपुर। इसी क्रम में 30 मार्च 1949 ईस्वी को जोधपुर रियासत, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर के बृहत्तर राजस्थान संघ का निर्माण हुआ और राज प्रमुख बने सवाई जय सिंह द्वितीय और राजधानी बनी जयपुर। इसी क्रम में आगे 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ का बृहत्तर इस राजस्थान संघ में विलय हुआ। संयुक्त बृहद राजस्थान इस प्रकार से अब निर्माण हुआ। राज प्रमुख बने सवाई मान सिंह द्वितीय और राजधानी तथावत रही जयपुर ही। इसी क्रम में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सिरोही रियासत का भी इस बृहद राजस्थान संघ में विलय हुआ और 1 नवंबर 1956 को आबू, देलवाड़ा तहसील तथा मध्य प्रदेश की सुनेल टप्पा का भी विलय होकर के और इस प्रकार से राजस्थान का निर्माण हुआ और राजधानी तथावत जयपुर बनी रही जो आज भी है। इसके पश्चात कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर थोड़ी सी बात हो जाए। इस प्रदेश की राजधानी जैसा कि आपको पता है जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। यहाँ का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजकीय चिन्ह यहाँ का अशोक स्तंभ है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। यहाँ का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। राज्य वृक्ष यहाँ का खेजड़ी है, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को शामिल किया गया। इसी क्रम में इस राजस्थान प्रदेश का जो राजकीय पशु है चिंकारा है। 22 मई 1981 को मान्यता मिली राज्य पशु के रूप में। यहाँ का घरेलू राज्य पशु 30 जून 1914 को ऊंट स्वीकारा गया। विद्यार्थियों का यहाँ का राजकीय पक्षी गोडावड़ है। राजकीय नृत्य बहुत ही चर्चित घूमर है। शास्त्रीय नृत्य यहाँ का कथक है, जिसके जन्मदाता भानुजी महाराज हैं।
और इस प्रदेश का जो राजकीय गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आप परिचित हुए। इसके पश्चात संक्षेप में राजस्थान की यदि हम राज्य व्यवस्था के विषय में बात करें तो यहाँ का विधानमंडल एक सदनात्मक है, विधानसभा ही अस्तित्व में है। यहाँ विधानसभा की सीटें 200 हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं राजस्थान में। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है जोधपुर शहर में है, जिसकी एक खंडपीठ राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में भी स्थित है। तो ऐसा आपने देखा यहाँ की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। अब फिर हम चर्चा करते हैं यहाँ के भौगोलिक परिचय के संदर्भ में। तो राजस्थान प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर के और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। इस प्रदेश का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। राजस्थान प्रदेश की उत्तर दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है, जबकि पूरब पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% बनता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से राजस्थान प्रदेश की साक्षरता 66.1% है। यहाँ की पुरुष साक्षरता 79.2% है, जबकि महिला साक्षरता 52.1% है। ग्रामीण साक्षरता के हिसाब से बात करें तो 61.4% साक्षरता ग्रामीण क्षेत्र की है, जबकि नागरीय साक्षरता 79% हुआ करती है। 2011 की जनगणना के आधार पर इस प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कोटा है, 76.6% साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला यहाँ का जालौर है, जिसकी साक्षरता 2011 के आधार पर 54.9% है। यहाँ की डेंसिटी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व इस प्रदेश की जो राजधानी है जयपुर की है। 595 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं इस पिंक सिटी में। और भरतपुर जो जिला है 503 व्यक्ति निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। सबसे न्यूनतम जो जनघनत्व है इस प्रदेश के जैसलमेर जिले का है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरा कम जनघनत्व वाला जिला बीकानेर है, जहां 78 व्यक्ति निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के दायरे में। यहाँ का जो सेक्स रेशियो है 928 महिलाएं यहाँ पर निवास करती हैं औसत में 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर। सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ के डूंगरपुर जिले में है। 994 महिलाएं निवास करती हैं 1000 पुरुषों की संख्या पर, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ के धौलपुर जिले का है। 846 महिलाएं पाई जाती हैं 1000 पुरुषों की संख्या पर। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में इस राज्य का जैसलमेर है। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट यहाँ का धौलपुर है, मात्र 3024 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ। सबसे बड़ा जिला यहाँ का जनसंख्या के आधार पर जयपुर है। 66.26 लाख जनसंख्या यहाँ निवास करती है।
जबकि जनसंख्या में यहाँ का सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर है, जहाँ केवल 6.69 लाख जनसंख्या निवास करती है। यहाँ टोटल जिले 33 हैं, संभाग 7 हैं। ऐसे संक्षेप में आप देखें कि जो पहला जैसलमेर संभाग है, इसमें जैसलमेर जिला, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली आते हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू शामिल हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा हैं। जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर आते हैं। यहाँ का जो उदयपुर संभाग है, इसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जनपद आते हैं। कोटा संभाग में 4 जनपद आते हैं, जिसमें खुद कोटा है, बूंदी, झालावाड़ और बारां। यहाँ का जो भरतपुर संभाग है, इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा राजस्थान के ये 7 संभाग और उसमें शामिल इस प्रदेश के 33 जिले। इसके बाद विद्यार्थियों, हम राजस्थान प्रदेश की सीमाओं के संदर्भ में चर्चा कर लें। तो इस राजस्थान प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय हमारी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है। इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। 1070 किलोमीटर लंबाई बनती है पाकिस्तान के साथ राजस्थान राज्य की। इस पर इस राज्य के जो जनपद पड़ते हैं, उसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि हम चलें तो श्री गंगानगर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में, बीकानेर की लगती है, जैसलमेर की लगती है और बीकानेर की सीमा लगती है। ये 4 जनपद सीमा बनाते हैं राजस्थान के पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ। अब इसके बाद राजस्थान प्रदेश के राज्य किनसे सीमा लगती है राजस्थान के जनपदों की, तो इधर उत्तर में हम देखें तो उत्तर में पंजाब राज्य से राजस्थान की सीमा लगती है और राजस्थान के 2 जनपद श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का थोड़ा हिस्सा पंजाब से सीमा बनाता है। इसके बाद इधर उत्तर पूरब की जो सीमा है, हरियाणा की सीमा के साथ लगा है राजस्थान। इस सीमा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर तथा अलवर, इन जनपदों की सीमा हरियाणा के साथ में लगती है और थोड़ी सी सीमा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की भी हरियाणा के साथ शामिल है। इधर पूरब साइड में उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच करती है राजस्थान के साथ में। केवल 2 जनपद सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के 2 जनपदों के साथ ही। राजस्थान का भरतपुर मथुरा जनपद से उत्तर प्रदेश के सीमा बनाता है और राजस्थान का धौलपुर उत्तर प्रदेश के आगरा से सीमा बनाता है। इसके बाद राजस्थान की जो दक्षिण पूर्वी सीमा है, इसके साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। 10 जनपद सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ में, जो धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से ये 10 जो जनपद हैं राजस्थान के, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं और इधर दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य से सीमा लगती है राजस्थान राज्य की।
इसके अंतर्गत गुजरात से जो सीमा बनाते हैं जनपद राजस्थान के, उसमें ये बांसवाड़ा की सीमा लगती है, डूंगरपुर की, उदयपुर की, सिरोही की, जालौर की और थोड़ी सी सीमा बाड़मेर की लगती है गुजरात के साथ में। तो इस प्रकार से आपने देखा राजस्थान की सीमाएं और उनसे लगने वाले राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री डूरंड रेखा के रूप में। इसके पश्चात स्टूडेंट्स यहाँ के अपवाह तंत्र की चर्चा करें तो राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में विभाजित है। यहाँ की तमाम ऐसी नदियाँ हैं जो राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों से निकल करके और अरब सागर की ओर प्रस्थान करती हैं। राजस्थान के कुल जल प्रवाह का 17% कवर किया जाता है इस अरब सागरीय अपवाह तंत्र के रूप में। दूसरा अपवाह तंत्र यहाँ का आंतरिक अपवाह तंत्र है। इसके अंतर्गत विभिन्न नदियों को शामिल किया गया है जो राजस्थान प्रदेश से निकलती तो हैं लेकिन उनका जल किसी सागर तक के नहीं पहुँचता है, वे इसी प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होती हुई इस जल का या तो अवशोषण हो जाता है यहाँ की मरुस्थलीय धरती में, या यहाँ के उच्च तापमान के कारण वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला जाता है। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत 60% जल शामिल होता है। तीसरा अपवाह तंत्र बंगाल खाड़ी तंत्र है जो राजस्थान के 23% जल का अपवाह करता है और इस प्रदेश से निकल कर के ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर पहुँचती हैं और चूँकि सीधे कोई नदी बंगाल खाड़ी में नहीं पहुँचती, यहाँ से ये नदियाँ निकल करके उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं यमुना नदी में जाकर के शामिल हो जाती हैं और यमुना नदी गंगा में शामिल होकर के इन नदियों के जल को प्रवाहित करती है। तो ये 3 भागों में विभाजित है अपवाह तंत्र राजस्थान का। इसका थोड़ा विस्तार में अध्ययन किया जाए तो जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है इसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। वे नदियाँ जो कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं तथा वे नदियाँ जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो सबसे पहले कच्छ की खाड़ी की नदियों की चर्चा हो जाए तो कच्छ की खाड़ी की नदियों में प्रमुख नदी लूनी नदी है जो इस राजस्थान प्रदेश के अजमेर ज़िले में एक नाग पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और फिर इसके पश्चात ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस लूनी नदी में अन्य कई सहायक नदियाँ मिलती हैं जिसमें आप देखें तो एक नदी जवाई है, इस नदी में खारी नदी का पानी जाता है। एक नदी जोजरी है, अगली लीलड़ी है, सुकड़ी है, बांडी है, शांगी है और मीठड़ी नदी है। तो ये सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। इसके पश्चात दूसरी जो मेन नदी है बनास नदी। तो ये बनास नदी राजस्थान प्रदेश का ही एक सिरोही जनपद है, वहाँ के सानावाड़ क्षेत्र से अरावली पर्वतमाला से निकलती है। इस नदी में 4 सहायक नदियों का पानी प्रवाहित होता है जिसमें से एक नदी सीपू है, दूसरी गोहलन है, अगली कुकड़ी है और अगली धारवेल है। तो इन 4 नदियों के पानी को प्रवाहित करती है अपने साथ में बनास नदी। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स खंभात की खाड़ी में जाने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं जिसमें से एक नदी साबरमती है जिसकी कई सहायक नदियां मिलती हैं। इसमें एक मेसवा है, बाकल है, बतरक है, शई, हतमती और माजम है।
तो इन नदियों का पानी प्रवाहित करती है साबरमती और अंत में यह खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अगली नदी माही नदी है और माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी की सहायक जो नदियां हैं उसमें एक नदी सोम है। इस नदी में 4 सहायक नदियों का पानी प्रवाहित होता है, गोमती, सारनी, टिंडी और कागदर का। अगली जो माही की सहायक है जाखम, ईरू, अनास, चाप, हरण और भादर। तो ये नदियां प्रवाहित होती हैं अरब सागरीय ड्रेन सिस्टम के अंतर्गत। अगला जो अपवाह तंत्र है वो आंतरिक अपवाह तंत्र है। इसमें घग्घर नदी, कांतली, काकने, शाम्बी जिसकी सहायक सोटा है, रूपा रेल, मेंथा जिसकी सहायक खंडेला है और अगली रूपनगढ़ है उसकी सहायक खारी है। तो ये नदियां विद्यार्थियों ऐसी नदियां हैं जिनका पानी किसी सागरीय भाग तक नहीं पहुंच पाता, इसी मरुस्थलीय धरती में विलीन हो जाता है। तो ऐसा आपने देखा यहाँ का आंतरिक अपवाह तंत्र। इसके बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ जल का प्रवाह करने वाला जो तंत्र है उसमें 4 सहायक नदियाँ हैं। एक चंबल है, अगली बाणगंगा है, अगली पार्वती है और अगली गंभीर है। तो उसमें मेन नदी चंबल है। तो ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जनपद से निकलती है। एक पहाड़ी है जानापाव, वहाँ से इसका उद्गम होता है और फिर यह राजस्थान प्रदेश में पहुँचती है। इसमें जो सहायक नदियाँ करके मिलती हैं उसमें एक बड़ी नदी बनास है, अगली मेज है जिसकी सहायक कुराल है, अगली बामड़ी, आलनिया, काली सिंध, चाकड़ और पार्वती नदी है। तो ये नदियाँ चंबल नदी में जाकर के मिलती हैं और चंबल नदी इस राजस्थान प्रदेश से निकल कर के और पूरब साइड की ओर प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में विलीन हो जाती है। अगली नदी बाणगंगा है जिसकी सहायक नदियों में गुमटी नाला, सूरा और पलोसन नदियां हैं। पार्वती नदी में उप सहायक 2 नदियां शेरनी और मेढ़का हैं, जबकि गंभीर जो नदी है उसमें पाचना, शोषा और खेर नदियां शामिल हैं। इसके बाद विद्यार्थियों बनास जो नदी है चंबल की सहायक, इसमें भी कई नदियों का पानी प्रवाहित होता है, जिसमें एक चंद्रभागा, बेड़च, कोठारी, खारी, मोरेल और मासी नदियों का पानी जाता है। एक नदी जो बेड़च है बनास की सहायक के रूप में, उसमें भी कई छोटी नदियों का पानी मिलता है। उसमें गंभीरी, मेनाल, ओराई, गुंजरी और बागन नदियों का पानी जाता है। इधर जो मोरेल नदी है इसमें ढूंढ और रतन गंगा का पानी प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार से ड्रेन सिस्टम है इस राजस्थान प्रदेश का। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में बात करें तो 16वीं वन रिपोर्ट जो जारी हुई 2019 में, उसके अनुसार कुछ ब्यौरा इस प्रकार से है। 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार पाया जाता है इस राजस्थान प्रदेश में, जिसमें आरक्षित वन 12,475 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं 38.11% के साथ। संरक्षित वनों का यहाँ पर क्षेत्रफल 18,217 वर्ग किलोमीटर, अवर्गीकृत वन 2,045 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल जिस जनपद का है वो जनपद उदयपुर है, जहाँ का क्षेत्रफल 2757 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा जनपद अलवर है, जहाँ वनों का क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है, जबकि प्रतापगढ़ का
1038 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम वन रखने वाले जो जनपद हैं उसमें चूरू सबसे कम वनों को रखता है अपने पास, केवल 82 वर्ग किलोमीटर एरिया शामिल है। दूसरा हनुमानगढ़, जहां 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन हैं, जबकि जोधपुर में 108 वर्ग किलोमीटर वनों का रकबा पाया जाता है। यदि हम प्रतिशतता के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक वन प्रतिशतता उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की ही है, जहां 53.51% क्षेत्रफल पर वन मिलते हैं। दूसरा प्रतापगढ़, जहां 23.33%, जबकि सिरोही में 17.76% वनों की प्रसिद्धता पाई जाती है। सबसे कम वन प्रसिद्धता वाले जो जनपद हैं उसमें जोधपुर में केवल 0.47% ही वन मिलते हैं। अगला चूरू है 0.59% के साथ, जबकि नागौर 0.83% के साथ में। तो ऐसा आपने देखा यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति। इसके बाद स्टूडेंट्स खनिज संपदा में हम आते हैं। तो खनिज संपदा में जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान प्रदेश बहुत ही धनी है। यहाँ पर अनेक खनिज पदार्थों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। प्रमुख खनिजों में उसमें से जो लौह अयस्क है ये यहाँ के मोरिजा बनोला में जो जयपुर में है, सिंघाना जो झुंझुनू में है, नाथरा की पाल उदयपुर में है, नीमला रायसेला दौसा में है और नीम की थाना सीकर में, जबकि कुशलगढ़ अलवर में पड़ता है। यहाँ से लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है इस प्रदेश से। दूसरा प्रमुख खनिज यहाँ पर तांबा है, जिसकी सबसे विशालतम खानें झुंझुनू जनपद में खेतड़ी में पाई जाती हैं। अगली खान खोदरीबा और भगोनी हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में। मीरा की नांगल और बनने वालों की रानी ये सीकर में है, जबकि पुरबनेना भीलवाड़ा की तांबा उत्पादक खान है। यहाँ शीशे और जस्ते का भी भंडार मिलता है। सबसे बड़ी खान उदयपुर जनपद में जावर है, जबकि राजपुर दरीबा और राजसमंद जिले में जो है वहाँ पर भंडार हैं। रामपुर अगूचा भीलवाड़ा में है, चौथ की बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, गुढ़ा किशोरी दास अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ सीसा और जस्ते के भंडार पाए जाते हैं। चांदी उत्पादक जो क्षेत्र हैं उसमें जावर खान उदयपुर में, राजपुर दरीबा राजसमंद में पड़ती है। मैंगनीज के यहाँ पर निक्षेप लीलवाना, तलवाड़ा और नगेड़िया ये तीनों बांसवाड़ा में हैं, जबकि छोटी और बड़ी सार उदयपुर में मैंगनीज का उत्पादन करती है। टंगस्टन के यहाँ पर भंडार डेगाना भाकरी जो नागौर में है, रावल की पहाड़ी ये भी यहीं पर है, बालदा, बड़ा बेरा और आबू रेदर ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। यहाँ से टंगस्टन का उत्खनन किया जाता है। सोने के निक्षेप यहाँ जगपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया में निकाला जाता है। ये दोनों बांसवाड़ा जनपद में हैं, जबकि उदयपुर की रामपुरा और खेड़ा से भी स्वर्ण का खनन किया जाता है इस राजस्थान प्रदेश की धरती से। यहाँ पर कोयले के भी प्रचुर भंडार मिलते हैं, खास करके बीकानेर के पलाना में और बरसिंगसर, केसरदेसर, हाड़ लाना पासर ये बीकानेर के हैं। गिरल, जालीपर, कपूरडी, जोगेश्वर तला, भादका ये बाड़मेर में हैं और नागौर के मेड़ता से भी कोयले का खनन किया जाता है। पेट्रोलियम के भी यहाँ पर निक्षेप मिलते हैं, खास करके 3 बेसिनों में, साचौर बेसिन में, जैसलमेर बेसिन में और बीकानेर नागौर बेसिन में। जहाँ का सबसे फेमस जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वो बाड़मेर में है, गुड़ा मालिनी के रूप में। इसके साथ यहाँ प्राकृतिक गैस के भी भंडार मिलते हैं, खास करके जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र के शाहगढ़ बेसिन में। जबकि रामगढ़ और मनहर टिब्बा
तनोट तथा घोटारू में भी कुछ मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ के महत्वपूर्ण खनिज और उनसे संबंधित प्रमुख क्षेत्रों के विषय में। इसके बाद हम आते हैं यहाँ के राष्ट्रीय पार्कों के रूप में। 3 राष्ट्रीय पार्क इस राज्य में हैं। पहला रणथंभौर जनपद का सवाई माधोपुर 1980 में स्थापित हुआ। अगला केवलादेव जो भरतपुर में है 1981 में, और मुकुंदरा हिल्स जो कोटा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आती है। ये 3 राष्ट्रीय पार्क इस राज्य में हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ के टाइगर प्रोजेक्ट्स की चर्चा करें तो यहाँ का रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है और मुकुंदरा हिल्स कोटा तथा चित्तौड़गढ़ में है। तो ये 3 टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं इस राज्य के। वन्य अभयारण्यों की हम बात करें तो बड़ी संख्या में अभयारण्य मिलते हैं राजस्थान प्रदेश में। 26 संख्या है यहाँ पर। यहाँ का जो सरिस्का है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, बाघ, हरे कबूतर तथा क्रोंच को संरक्षित किया गया। यहाँ पर वन विहार, रामसागर और केसरबाग ये 3 अभयारण्य धौलपुर जनपद में हैं। अगला जयसमंद उदयपुर में है जो बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया है। अगला दर्रा है अभयारण्य जो कोटावाड़ तथा झालावाड़ जनपदों में पड़ता है। यहाँ का प्रमुख संरक्षित जो पक्षी है गागरोनी तोता है। अगला तालछापर जो चूरू में है, यहाँ काला हिरण और कुरंजा को संरक्षित किया गया है। कुंभलगढ़, पाली, राजसमंद तथा उदयपुर में विस्तृत है। भेड़िया यहाँ का संरक्षित जीव है। अगला जवाहर सागर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में फैला है। घड़ियाल यहाँ पर संरक्षित किया गया है। अगला सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ जनपद में है। उड़न, गिलहरी और चीतल संरक्षित किया गया है यहाँ पर। इसके बाद विद्यार्थियों राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बूंदी तथा करौली तक फैला हुआ है। अगला नाहरगढ़ जो जयपुर में है, प्रथम जैविक उद्यान के रूप में भी इसे मान्यता मिली है। अगला राष्ट्रीय मर उद्यान जो जैसलमेर तथा बाड़मेर जनपद में है, गोंडावन पक्षी के लिए जाना जाता है। अगला जमुआ रामगढ़ जयपुर में है जो धौंक के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। अगला रामगढ़ विस्तारी है जो बूंदी जनपद में पड़ता है। यहाँ पर बाघ संरक्षित किया गया है। अगला शेरगढ़ है जो 12 जनपद में है। यहाँ के सांप को यहाँ पर संरक्षित किया गया। अगला टाडगढ़ रावली वन्य अभयारण्य है जो अजमेर, पाली तथा राजसमंद में पड़ता है। अगला फुलवारी की नाल उदयपुर जनपद में है। और तत्पश्चात एक कैला देवी है जो करौली तथा सवाई माधोपुर में धौक वृक्ष के रूप में, भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है। घड़ियाल संरक्षित है यहाँ पर। अगला सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में है। अगला बंद बरेठा जो भरतपुर में है। अगला सज्जनगढ़ उदयपुर में है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। माउंट आबू सिरोही में है जहाँ का संरक्षित पक्षी जंगली मुर्गा है। अगला अंतिम सरिस्का है जो अलवर में ही है। ये सबसे नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य है इस राजस्थान प्रदेश का। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ के वन्य अभयारण्य। इसके बाद विद्यार्थियों महत्वपूर्ण झीलों के संदर्भ में हम चर्चा कर लें तो राजस्थान में मीठे और खारी दोनों पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ मीठे पानी की कौन सी झीलें हैं, उसमें से एक जयसमंद जो उदयपुर में है, राजसमंद में ही है, पिछोला उदयपुर में है, स्वरूप सागर भी उदयपुर में ही है, रंग सागर ये भी उदयपुर में है,
आड़ा सागर अजमेर में, सिलीसेढ़ अलवर में, नक्की झील सिरोही में, फतेह सागर उदयपुर में, पुष्कर अजमेर में, फाय सागर ये भी अजमेर में, बालसमंद जोधपुर में है, गजनेर बीकानेर में, उदय सागर उदयपुर में, एक कायलाना झील जोधपुर में है और तलवाला हनुमानगढ़ में है। तो इस प्रकार से यहाँ की जो प्रमुख मीठे पानी की झीलें थीं वो इस प्रकार से हैं। इसके साथ यहाँ खारे पानी की भी कई सारी झीलें पाई जाती हैं। उसमें जो प्रमुख झीलें हैं उसमें से सांभर झील जो जयपुर में है, पचभद्रा बाड़मेर में, डीडवाना नागौर में, लूण करनसर बीकानेर में, फलौंदी जोधपुर में, रेवासा सीकर में, ताल छापर चूरू में और डेगाना नागौर जनपद में पड़ती है। तो ऐसी आपने देखा यहाँ की खारे पानी की झीलें। अब इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ के कुछ चर्चित प्रसिद्ध नामों की चर्चा कर लें। यहाँ का जो किराडू है राजस्थान के खजुराहो के नाम से पुकारा जाता है। भैंसरोड़गढ़ इसको राजस्थान का बेल्लौर कहा जाता है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर बोला जाता है। पूर्व का वेनिस की उपमा भी प्राप्त है, झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान का गौरव कहलाता है। जोधपुर जिसे राजस्थान की ब्लू सिटी के रूप में और सूर्य नगरी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। यहाँ का जो कोटा है इसको राजस्थान के नालंदा के नाम से और राजस्थान के शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो डींग है वो जल महलों की नगरी के रूप में ख्याति रखता है। यहाँ का भरतपुर राजस्थान के प्रवेश द्वार के रूप में पहचान रखता है। यहाँ का जो जयपुर है गुलाबी शहर, पिंक सिटी और पूर्व के पेरिस के रूप में जाना जाता है। और यहाँ का जो अजमेर है वो राजस्थान के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने कुछ जानकारियाँ ये प्राप्त की राजस्थान के संदर्भ में। आशा है आपको यह चीज़ें बेशक आकर्षक लगेंगी, आपके लिए ज्ञानप्रद होंगी। इनको आप अध्ययन कीजिए। कैसा लगा वीडियो इसको आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कीजिए। इसके बाद अगला वीडियो हम लेकर के यहाँ के प्रमुख किलों के संदर्भ में प्रस्तुत होंगे। यदि वीडियो आपको आकर्षक लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।